बच्चों, परीक्षा की इस घड़ी में मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मंजिलें कितनी भी दूर हों, मंजिलें कितनी भी दूर हों, लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा होगा। और मुश्किलें लाख आए मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा होगा। मैं आप सभी को एक प्रश्नोत्तर की सीरीज पढ़ा रहा था जो जीव विज्ञान के अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित थी। इस अध्याय में इसके पहले यानी प्रश्न 12 के पहले के प्रश्न पढ़ाए जा चुके हैं। आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के श्रृंखला की ये अंतिम घड़ी है और ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हमारा अध्याय 2 का प्रश्न पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ेंगे, किंतु वो 3 या 5 नंबर के प्रश्न होंगे। 1 नंबरों के प्रश्न इसी पर समाप्त हो जाते हैं। देखिए, हम धीरे धीरे चल के अपने सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं और इसके पहले के प्रश्नों को अगर आप सभी ने अध्ययन नहीं कर रखा है तो बेहतर यही होगा कि आप इसके पहले का वीडियो जाकर के देखें, ताकि वो सभी प्रश्न आपको तैयार हो सकें जो परीक्षा में चैप्टर नंबर 2 से उपयोगी हैं। देखिए, आज की श्रृंखला में हम जहां से चालू करने वाले हैं वो हमारे प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 में देखिए जो प्रश्न लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। देखिए, जो भी प्रश्न लिखा हुआ है कह रहा है एक ही पादप के एक पुष्प का। होता क्या है बेटा, ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है वह वास्तव में परागण टॉपिक से पूछा जा रहा है। कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है? परागण, यानी कि पॉलिनेशन। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि परागण सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं हम स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण। और दूसरे परागण को कहते हैं हम पर परागण। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं हम स्वपरागण, दूसरे को कहते हैं पर परागण। सेल्फ पॉलिनेशन या फिर पर पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, होता क्या है बेटा, स्वपरागण किसी द्विलिंगी पादप में होता है या उभय लिंगाश्रयी पादप में होता है। यदि एक पादप में मेल और फीमेल भाग उपस्थित है तो यहाँ पर देखिए ये एक पादप है, एक पादप का पहला पुष्प है और ये दूसरा पुष्प है। ये देखिए ये इसका पराग कोश है और ये इसकी अंड कोशिका है। यहाँ भी पराग कोश बना देते हैं और ये अंड कोशिका है, एग सेल। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा पादप है और एक दूसरे पादप में भी एक पुष्प खिला हुआ है। ठीक है, और उसमें भी एक पराग कोश और एक अंड कोश है। अगर इस पहले पादप का किसी एक पुष्प का परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, ठीक है, तो इसे ही स्वपरागण कहते हैं। याद कर लीजिए, यदि किसी एक पादप के पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है तो ऐसे परागण को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। और देखिए बेटा, अगर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण करते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन और बनती है। देखिए, एक ही पादप में 2 अलग अलग पुष्प होते हैं और इसी सेम ही पादप के पुष्पों का परागकण निकल करके अगर यहाँ पर वर्तिकाग्र पर चला जाता है तो इसको हम समजात परागण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समजात परागण। देखिए, 3 परागण हो गए, पहला स्वपरागण, दूसरा पर परागण, तीसरा समजात परागण। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाना। यदि लिखा होता किसी दूसरे पादप के पुष्प के, तब हम कहते पर परागण है, लेकिन उसी पादप के पुष्प का लिखा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा? समजात पुष्पी परागण हो जाता है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, साल्विया में परागण होता है। तो याद रखिए बेटा, साल्विया एक पादप है जिसमें परागण कीटों द्वारा होता है।
इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, जल परागित पादप है। तो याद रखिए, जल परागण ऐसे पादपों में होगा जो जल में रहते हैं, और हाइड्रिला एक पादप है जो जल में रहता है, अर्थात हाइड्रिला में ही जल परागण होता है। यहां देखिए, और इसके अलावा जितने भी पादप लिखे, मटर, नींबू और आम, इन सभी में कीटों द्वारा या वायु द्वारा परागण होता है। आगे देखिए, एक अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है, एक लिंगाश्रयी पादपों में पर परागण हेतु उपाय नहीं है। अब समझिए, एक लिंगाश्रयी पादप किन्हें कहते हैं? जिनके पुष्प में या फिर नर भाग हो या फिर मादा भाग हो। तो याद रखिए, एक में जो होगा वो परागकण रहेगा और दूसरे में अंडकोशिका बनेगा, यानी कि आप जानते हैं जायांग डेवलप होगा। एक में पुमंग और दूसरे में जायांग। आप जानते हैं जायांग के 3 भाग होते हैं। जायांग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इस ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और इस नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? हम अंडाशय कहते हैं। बेटा, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर कौन होता है? बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर ही अंडकोशिका होती है। ठीक है, इतनी बातों को समझिए। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, एक लिंगाश्रयी पादपों में पर परागण हेतु उपाय नहीं है। आप सीधी बात समझिए, एक लिंगाश्रयी पादप है तो उसमें पर परागण ही होगा, स्वपरागण नहीं हो सकता है। अब देखिए, कह रहा है मादा पुष्प बैंकिंग, यानी कि पुष्प को सुरक्षित रख लेना। आगे देखिए, वर्तिकाग्र पर परागकणों का छिड़काव, ये तो पर परागण का उपाय ही है। अगला देख लीजिए, विपुंसन। तो विपुंसन क्या है बेटा? विपुंसन हम कहते हैं जब द्विलिंगी पादपों में स्वपरागण को रोकने के लिए पुंकेसर को काट करके अलग कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। तो यही विपुंसन जो है कि क्या है? पर परागण हेतु एक लिंगाश्रयी पादपों में उपाय नहीं है। बाकी पर परागण एकत्रीकरण जो है, यह भी क्या है? पर परागण हेतु तो एक उपाय है, लेकिन कह रहा है उपाय नहीं है। तो उपाय कौन सा नहीं है? विपुंसन जो है वो उपाय नहीं है। वो विपुंसन एक युक्ति है जिसमें किसको रोका जाता है? जिसमें स्वपरागण को रोका जाता है। किसमें? उभय लिंगाश्रयी पुष्पों में। आगे चलिए, देखिए, कह रहा है भ्रूण कोश की कोशिकाएं होती हैं। तो एक बात को समझ जाइए आप, भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं होती हैं वो सदैव ही त्रिगुणित होती है। ठीक है, भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं होती हैं वो सदैव ही कैसी होती हैं? त्रिगुणित होती हैं। देखिए, एक चित्र के माध्यम से हम इस बात को समझ लेंगे। आप यहां पर इस बात को समझिए, जो यह वर्तिकाग्र बनता है, ठीक है, जो यह वर्तिकाग्र बनता है, वर्तिकाग्र में यहाँ नीचे की ओर अंडकोशिका, किनारे किनारे सहायक कोशिका, बीच में ध्रुवीय केंद्रक तथा यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं? प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। बीच में ध्रुवीय केंद्रक होती है। बीच में क्या होता है? ध्रुवीय केंद्रक होता है। इसको कहते हैं अंड कोशिका, और इन दोनों को कहते हैं सहायक कोशिकाएं। अब देखिए, जो परागकण आता है, परागकण यहाँ पर आने के बाद, वर्तिकाग्र पर आने पर परागण हो जाता है और इसमें पराग नलिका का विकास होता है, और पराग नलिका धीरे धीरे जाकर के आगे बढ़ती है, और इसका केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 2 भागों में विभाजित। पहले केंद्रक को हम जनन केंद्रक कहते हैं, और दूसरे केंद्रक को हम वर्धी केंद्रक या कायी केंद्रक कहते हैं। कौन सा केंद्रक? वर्धी केंद्रक या कायिक केंद्रक। अब इस बात को समझिएगा, यह जो जनन केंद्रक है जाकर के अंड के कोशिका के साथ संलयित होगी और होगा प्रथम निषेचन। क्या होगा? प्रथम निषेचन। और ये जो वर्धी केंद्रक है जाकर के ध्रुवीय केंद्रिका के साथ संलयित होगी और होगा दोहरा निषेचन। क्या होगा? दोहरा निषेचन। तो देखिए, दोहरा निषेचन होने, तो इस बात को समझिएगा। तो एक ऐसी थी, ये आगुणित थी वास्तव में। देखिए, ये वास्तव में यह जो परागकण का केंद्रक था, दोनों ही केंद्रक कैसा होता है? आगुणित होता है। जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। अंडकोशिका कैसी होती है? आगुणित होती है। तो देखिए, n + n = 2n, यानी कि द्विगुणित संरचना बन रही है। लेकिन 2n + n = 3n, यानी कि एक त्रिगुणित संरचना बन रही है। कैसी संरचना बन रही है? त्रिगुणित संरचना बन रही है। याद रखिए, यही त्रिगुणित संरचना आगे जा करके भ्रूण पोष का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भ्रूण पोष का निर्माण करती है। और यह कोशिका आगे जा करके बीज यानी भ्रूण का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है? बीज का निर्माण करती है।
तो इस प्रकार से देखिए यह जो भ्रूण कोश था वह कैसी संरचना हुई, त्रिगुणित संरचना होती है। तो यहाँ देखिए भ्रूण कोश की कोशिकाएं होती है तो पूरी पूरी कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी, त्रिगुणित कोशिकाएं हो जाती हैं। एक प्रश्न लिखा हुआ है भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी आप याद रखेंगे प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। कौन है, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, याद रखिएगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ही कौन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखिए कह रहा है कूट फल है, ऑप्शन दे रहा है सेब, अंगूर, आम, मटर। देखिए सेब, अंगूर, आम और मटर। देखिए होता क्या है, कूट फल पूछ रहा है। आप जानते हैं फल किसे कहते हैं, फल किसे कहते हैं, तो आप समझिए पकी हुई ओवरी को ही फल कहते हैं। क्या कहते हैं, पकी हुई ओवरी यानी अंडाशय को ही फल कहते हैं। इस बात को समझिए, फल कहते हैं। तो फल बनता कैसे है, सामान्यतः इस भ्रूण कोश यानी अंडाशय के भाग से क्या बनेगा, फल बनेगा। किंतु सदैव ही अंडाशय से फल नहीं बनता, कुछ समय ऐसे आते हैं जब पुष्पासन से फल का विकास हो जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें फल का विकास अंडाशय से ना हो करके पुष्पासन से हो जाता है, तो ऐसे फलों को हम असत्य फल या फिर कूट फल कहते हैं। तो याद रखें सेब एक प्रकार के कूट फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता की खोज किसने की। याद करिए जब एक ही भ्रूण में एक से अधिक एम्ब्रियो बन जाते हैं, जैसे आप देखिए नींबू का पौधा, नींबू का फल, नींबू के फल में देखिए कई सारे बीज पाए जाते हैं। संतरा देख लीजिए आप, संतरे में कई सारे बीज पाए जाते हैं। इसी कंडीशन को कहते हैं बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो आज इस सीरीज का ये अंतिम लेक्चर भी समाप्त होता है, या अंतिम प्रक्रिया भी समाप्त होती है। आप एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को, अध्यायों के एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को याद कर लेंगे और उम्मीद है परीक्षा में सभी के सभी अध्यायों के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आएंगे। धन्यवाद।